चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज क्लास, है ना। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्या होगा, सब कुछ याद होगा, और याद नहीं होगा तो याद कर लेना है। पिछला जो 5-6 क्लास पढ़ाए हैं सबको क्या करना है, याद कर लेना है। आज जो आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का थ्योरी पार्ट ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अगर जिसको याद होगा तो बहुत वाह वाह करेगा चैप्टर में, नहीं याद होगा तो बेकार है कि नहीं। तो थ्योरी पार्ट आज ख़त्म होने वाला है। हम पिछले क्लास में कहाँ तक बताए थे ये बताइए हमको। एचसीएफ तक बता दिए थे, और कुछ बोले थे एचसीएफ में बताने के लिए, एचसीएफ में बताने के लिए और कुछ बोले थे, हाँ। चलिए हम थोड़ा सा स्पीड में लिख देते हैं एचसीएफ के बारे में, है कि नहीं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, HI, ऐसे बताए हुए हैं कि नहीं, क्या किए हैं पिछले क्लास में बताए हुए हैं। अभी थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, सबको हम बताए हुए हैं कि हाईएस्ट या कॉमन या फिर फैक्टर के माने क्या होता है, क्लियर। और हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम, महत्तम ऐसे लिखाएगा, महत्तम क्या होगा, समापवर्ती या फिर समापवर्तक, हाँ समापवर्तक होगा। देख लीजिएगा मिस मैच हो गया था शायद पढ़ाने वक्त, है कि नहीं। समापवर्तक, चूँकि मल्टीपल को समापवर्ती कहते हैं और भाजक को क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। जब तक आप एक एक मीनिंग को नहीं समझिएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। पहले कभी नहीं पता होगा कि महत्तम समापवर्तक इसको काहे बोलते हैं, कि नहीं। चलिए ये हो गया। क्या परिभाषा था इसके बारे में, इसके बारे में क्या परिभाषा था, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, दुनिया की सबसे जो दी गई सभी संख्या को काट देती है। क्या कर देती है, काट देती है, क्लियर है। यह महत्तम समापवर्तक उसको कहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या हो, जो दी गई सभी संख्या को काट दे, है ना, यानी कि सब में मौजूद हो। तो हम बताए थे कि एचसीएफ जो होता है, कभी भी एक संख्या का एचसीएफ या एक संख्या का एलसीएम नहीं बताया जा सकता। एक संख्या का एचसीएफ और एक संख्या का एलसीएम नहीं बताया जा सकता है। कभी भी एचसीएफ या एलसीएम दो संख्या और दो से अधिक संख्या का ही होता है। अगर आपसे कोई जिद्दी करे बाबू कि बताइए कि 2 का एलसीएम क्या है, जिद्दी करे, है ना, कि बताए करोगे 2 का एलसीएम क्या है या फिर 2 का एचसीएफ क्या है, तो आप सोचिए परिभाषा, और परिभाषा के हिसाब से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। बताइए कि एचसीएफ क्या होता है, दुनिया की वह सबसे बड़ी संख्या, दुनिया की वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, तो बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा परिभाषा के अनुसार, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए 3, दुनिया की वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, तो सबसे बड़ा होना चाहिए जो इसको काट दे। 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता जो इसको काटे, है कि नहीं। तो 3, यानी कि अगर बोलेगा सिंगल संख्या का एलसीएम निकालने के लिए तो वही हो जाएगा, एचसीएफ निकालने के तो भी वही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब जैसे बोलेंगे कि 2 का एलसीएम बताइए, तो आप क्या परिभाषा सोचिएगा, दुनिया की सबसे छोटी संख्या लेना, है ना, जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, दी गई सभी संख्या से। तो दुनिया का सबसे छोटा 2 ही है जो देवल से कटेगा, बाकी समझ में आया। तो अगर जिद्दी करे तब, ऐसे कोई पूछता नहीं है ना आता एग्जाम में, इसको मिटा देते हैं। तो क्या होगी आपका, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। हाँ, एचसीएफ बनाने का 2 तरीका बताए थे। एक अभाज्य गुणनखंड के मदद से, क्या कहते थे, अभाज्य गुणनखंड के मदद से। जैसे कि हम बोलें कि 20, 28 और 13, 20, 28 और 13 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ढंग से सुनिएगा। तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना होता था, तो क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड के मदद से सबसे पहले दूध हैं के सभी संख्या का आप लोग क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते थे। 2 एकम 2, 2 छके 8, 2 सते 14 और 7 एकम 13 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है?
हाँ, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, 13 कम 13। फिर क्या करते थे, 20 के सामने उसका सारा गुणनखंड लिख देते थे, है ना। 28 के सामने उसका सारा गुणनखंड लिख देते थे और 13 के सामने उसका गुणनखंड लिख देते थे। और HCF उसको कहते हैं जो दी गई सभी संख्या को काट दे। अब दी गई सभी संख्या को मान लेते हैं कि ये हमारा HCF है। ये क्या है, HCF है। ये HCF दी गई सभी संख्या को काट देगा, सभी संख्या को काट देगा। तो बताइए सभी को काट दे यानी कि सब में मौजूद है तब ना काटेगा। ये वाला संख्या सब में हो तो कौन सा ऐसा संख्या है जो सब में है? क्या 2 सब में है? क्या ये वाला 2 सब में है? क्या 5 सब में है या 7 सब में है? ऐसा कुछ नहीं है। तो एक गौर कीजिएगा, सब में है। एक क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ का HCF क्या हो गया, 1 हो गया। लिखने का तरीका बताते हैं, ऐसे लिखिएगा कि 20, 28, 13 का HCF क्या है, 13 का HCF क्या है, 1। इसे कॉमा दे दे के। या फिर महत्तम समापवर्तक है ना, B1 महत्तम समापवर्तक है। 20, 28, 13 का कितना, 1। ठीक है कि नहीं। जो इंग्लिश लास्ट में आता है हिंदी में फर्स्ट आता है कि नहीं। क्लियर है, समझ में आया। देखिए हमारे शेर आ गए हैं। क्लियर है। चलो अब बताते हैं कुछ बात। अब एक और था, भाग एल्गोरिथम के मदद से। क्या चीज, भाग एल्गोरिथम के मदद से, भाग एल्गोरिथम के मदद से। ठीक है, 1 मिनट। ठंडा लग गया तो उसको चाय पिलाओ, कॉफ़ी। चलो ध्यान दो, भाग एल्गोरिथम की मदद से बताए थे। क्या बताए थे भाग एल्गोरिथम की मदद से? ये बताए थे कि कभी भी भाग एल्गोरिथम के बारे में बताए थे कि वैसा किसी भी एल्गोरिथम के माने होता है किसी भी प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप करके हल करना ही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम मेथड कहलाता है कि नहीं। एल्गोरिथम एक वैज्ञानिक का नाम था, ये बताए थे। और उन्होंने भाग करने का तरीका बताया था, है ना। क्या करने के बताया था, भाग करने के लिए बताए थे। और वही भाग क्या कहलाता है, भाग एल्गोरिथम कहलाता है। HCF कैसे निकाला जाता है? तो HCF निकाला जाता है सबसे छोटा से उसके जस्ट बाद वाले में भाग देने के लिए। तो 13 से बड़ा कौन है, 20, 20 से बड़ा है 28। तो 13 से 28 में भाग देना है कि 13 से 20 में भाग देना है? तो 13 से 20 में, उसके बाद फिर 28 में भाग देना। अब यहाँ गौर से सुनिएगा, 13 में हम 13 से क्या किए हैं, 20 में 13 एकम 13 क्या आएगा, 13 में भाग किए तो क्या आएगा। हम क्या बोले थे कि अगर ना कटे, 7 शेष आया ना कटे तो ऊपर से 13 को उतार लेना है। 7 एकम क्या बचेगा, 6 ना, ऊपर से उतारेंगे 7। 6 एकम क्या हो गया, 1 छके 6। ऐसे बताए थे कि 13 सबसे छोटा में से उसके जस्ट बाद वाले में भाग देना, छोटा में से उसके जस्ट बाद वाले में भाग देना। तो 13 से 20 में भाग दे दिए। 13 से 20 में भाग दिए ना, तो अंतिम भाजक हमारा क्या होता है, अंतिम जो भाजक होता है उसको क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर 2 संख्या रहेगा तब ना। केवल अगर हम 13 और 20 देते हैं तब बोलते हैं कि हाँ 13 और 20 का HCF क्या है, 1। 13 और 20 का HCF। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 13 और 20 में दूसरा कोई चीज़ नहीं मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, केवल 1 ही मिलेगा। 13 और 20 में गौर कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13 और 20 में केवल 1 ही मिल सकता है। इससे ये ना पता चल रहा है कि दोनों में 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, कॉमन नहीं हो सकता है। क्लियर है। अब आप जब कंफर्म हो गए हैं कि 20 और 13 में 1 के अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं है, इसी वजह से ना कि भाई अगला में भी 1 ही मिलेगा तो मेरा HCF हो जाएगा 1। इस वजह से इसी 1 से हम भाग देते हैं अगला 28 में, कि शायद यही 1 28 में भी मौजूद हो, है ना। यही 1 28 में मौजूद हो तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसलिए यही 1 से, है ना, वो तो बचकाना रूप में था कि भाई तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम आओ, है ना। विश्वास ऐसा कुछ है नहीं। सोच ये है कि भाई यहाँ पर ये दोनों में 1 है, तो अगर मेरा 1 ही हो जाए तो बेहतर है ना। तो अगला में भी ढूंढने का कोशिश करते हैं 1 है कि नहीं है। अगर 1 से भाग लग जाएगा तो हो गया मेरा कि हाँ उसका ही HCF है। अगर यहाँ पे मेरा 2 आता, HCF 2 आता, तो पता चल जाता है कि ये दोनों संख्या 13 और 20 का HCF 2 है। तो आप अगला में क्या ढूंढते हैं,
कि देखते हैं अगला जो है 2 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। अगर अगला में भी 2 मिल जाएगा तो बोलेंगे 2 हमारा क्या है, HCF है। उसी तरीके से हम 1 से क्या करेंगे, अब 28 से भाग देंगे तो 1 28 है, 28 होगा। जब 0 हो जाता है, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, अंतिम भाजक मेरा ये हुआ, तीनों में अंतिम भाजक क्या हुआ, ये, तो ये HCF ना हो करके ये क्या होगा, ये होगा HCF। क्लियर है। तो इस मेथड से भी एक HCF आया था और इस मेथड से भी एक HCF आया। अब इसको सरियाने का तरीका देखिए, है सजाने का तरीका। ये 3 है ना, 1 2 3 संख्या इसमें, तो 3 संख्या को सजाने का तरीका नहीं लेना है। 3 संख्या को सजाने का तरीका आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी भी। 2 संख्या देगा, 2 संख्या का HCF पूछेगा और उसका क्या बोलेगा, उसको भाग एल्गोरिथम के रूप में सजाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है। क्लियर है ना? भाग एल्गोरिथम के रूप में क्या करना है, सजाना है। तो आपको कभी भी 2 ही संख्या देगा, जैसे कि हम बोलेंगे 20 और 88, 20 और इसका HCF निकालिए। तो इसका 2 तरीका है HCF निकालने का, एक अभाज्य गुणनखंड और एक भाग एल्गोरिथम के मदद से, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटे से सबसे बड़े वाले में भाग दे देना है या फिर जस्ट वाले में भाग देना है। तो 20 से 88 में 20 चौके 80, उसके बाद 8 दूनी क्या आएगा, 4 दूनी, यानी कि ये मेरा अंतिम भाजक हो गया। अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 88 है ना, 20 88 HCF बराबर क्या, 4। यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है जो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है, जो दी गई सभी संख्या को काट सकती है ना, यानी कि दोनों में मौजूद है। अब इसको सजाना है तो देखिए कैसे सजाइएगा। BQ A बराबर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस A बराबर BQ प्लस A बराबर BQ प्लस। अच्छा, इतना दूर के लिए अगर हम बात करें तो बताइए ये हमारा क्या होगा, भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा और ये जो है शेष होगा। अच्छा, इसको छुपाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इस भाग के लिए ये भाजक, ये भाज्य, ये शेषफल हो गया। अब इसको छुपा लेंगे तो इस भाजक के लिए 4 क्या हो गया, भाजक हो गया, ये भागफल और ये नीचे में क्या है, 0 शेषफल। तो इस तरह से आपको सजाना है। तो A के माने यहाँ पे क्या होता है, 20। भाजक B क्या है, 1 88 ना होगा, A क्या होगा, A हमारा मतलब होता है भाज्य हमारा कितना है, 88। भाजक कितना है, B मतलब भाजक कितना है, क्यों, क्वोटेंट, भागफल कितना है, 4 प्लस रिमाइंडर शेषफल क्या है, 8। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए क्या है, अब बोलिए कि हमारा भाज्य क्या है, A मतलब भाज्य होता है, भाज्य क्या है 20, भाजक, भागफल, शेषफल 4, शेषफल क्या हो गया 4। अब अगला मेरा भाज्य क्या हो गया 8, अगला भाज्य क्या हो गया 8, भाजक, भागफल, शेषफल, ऐसे ही सजा देना, ऐसे बना करके और ऐसे क्या कर देना, आपको सजा देना। बहुत भारी है, समझ में आया सबको। हसन अली, सारिम बाबू, नाम भूल जाते हैं, नाम याद है, समझ में आया। जिसान अख्तर, समझ में आ गया बाबू, पक्का समझ में आया कि झूठे, इधर आगे सब लड़कियां सब, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आपको, अब बोलिएगा सर 3 गो वाला सजा के दिखाइए, तो 3 गो वाला सजाने के लिए ऐवे नहीं करेगा आपको, ठीक है। किताब में भी देखिएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो फिर सजा दीजिएगा, आएगा तो क्या करना है, सजा देना। किस तरीके से, ऐसे चलना है, चलिएगा यहाँ तक, फिर इसको यहाँ से चलना, अलग अलग करना, ऐवे नहीं करेगा। कहने का मतलब ये ऐवे नहीं करेगा, बात खत्म, क्लियर।
हाँ, ऐसे नहीं करेगा। चलिए अब एक बात गौर कीजिएगा, जब इसमें आप कुछ पैटर्न आपको दिखेगा। जो पहले शेषफल होता है वो बाद में भाजक बन के निकलता है। जो पहले शेषफल था अब भाजक बन गया। जो यहाँ ई वाला भाग में शेषफल था वो यहाँ आकर के क्या बन गया, फिर से इस भाग में भाजक बन गया। क्या बन गया? भाजक बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए यहाँ जो भाज्य होता है ये क्या है, भागफल है कि भाज्य है? भाजक है कि भाज्य है? भाजक है। भाजक क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। भाजक क्या बन जाता है? भाजक क्या बन जाता है? तो दो बात याद रखना है, भाजक आगे भाज्य बनता है, भाजक आगे क्या बनता है? भाज्य बनता है, और शेषफल, शेषफल आगे क्या बनता है? शेषफल आगे भाजक बन जाता है, बन जाता। चलिए अब हम बोलते हैं 13 और 34 का HCF निकालना है। 13 और 34 का HCF निकालना है। 17 और 34 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, 17 और 34 का HCF निकालना है। तो आप क्या बोलिएगा? एक बार में कट जा रहा था, 35 का लेते हैं। 17 और 35 का HCF निकालते हैं। तो क्या करना है आपको? पहले क्या लिखना है? भाज्य। भाजक ये होगा और भाज्य कैसे हो गया? क्योंकि ये छोटा और ये क्या है, तो आपको क्या करना है? भाज्य लिख दीजिएगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने कितना बार में लगेगा? आप ऐसे बना भी नहीं सकते हैं, चाहिएगा तो ऐसे भी से आ सकते हैं। 17 दूनी तो कितना बचेगा? आगे चल के ये क्या बन जाएगा? जो भाजक होता है आगे भाज्य बनता है। 17 हो गया, ये समझ में आया? और शेषफल आगे, शेषफल क्या है? 1। अब बताइए 1 से 17 में कितना बार में लगेगा? शेष कितना बचेगा? है ना? और अंतिम भाजक कौन है? अंतिम भाजक 1 है, तो ये हमारा क्या होगा? तो क्या केवल इस तरीके से सजा करके भी हम लोग लिख सकते हैं? ठीक है, समझ में आया? HCF क्लियर हुआ? चलिए अब छोटा छोटा बात है यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा सा हमको किताब खोल के देना, कोई पॉइंट मिस ना कर जाए, देखना है। ठीक है? फल जाएगा तो गलती से तो कैमरा में दिक्कत है कि नहीं? चलो अब देखो, हमको बताओ रे बाबू, ये ऑब्जेक्टिव में आता है हमेशा, HCF निकाल के बताना है कि A और 1 का HCF क्या होता है। आप लोग बताएं जल्दी से कि A और 1 का HCF क्या होता है। पहले तो आप कभी भी HCF पूछे बाबू, कभी भी LCM पूछे, तो आप उसका परिभाषा को याद कीजिए। होता क्या है LCM या होता क्या है HCF, तो परिभाषा याद कीजिए, उसको सोच करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हम पूछे HCF, इसका HCF क्या होगा सना खान? बताइए। पूरा रामलीला बता दिए, अब पता नहीं। अरे कुछ तो बताओ, बताओ कशिश परवीन, हमको क्या होगा बाबू HCF A और 1 का? 1 का मतलब हुआ चाहिए कोई भी संख्या है, यहाँ पर 5 1 का HCF निकालना है, 6 1 का HCF निकालना है। अगर तुम लोग से ऐसे पूछे तुम लोग फट से बता देगी। 6 और 1 का HCF बताइए, 7 और 1 का HCF बताइए। तो आप पहले परिभाषा याद कीजिए, ध्यान दीजिए। दुनिया की वह सबसे बड़ी संख्या, दुनिया की वह सबसे, यानी कि ये जो संख्या आने वाला है HCF, इसी को ना HCF कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी संख्या होगी जो दी गई सभी संख्या को काट देगी। दी गई सभी संख्या को अरे काट कब देता है? जब यही चीज़ वह सब में मौजूद होगा तब ना। तो यही चीज़ वह सब में मौजूद हो, तो बोलिए कि इसमें भी मौजूद है वही चीज़ है, इसमें भी मौजूद है वही चीज़ है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है? 1 है। तो यहाँ भी गौर कीजिए, 6 और 1 का HCF क्या होगा? 1 होगा। एक ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव का है जरा, आप तो डायरेक्ट ऐसी देगा A और 1, संख्या नहीं देगा आपको। ऑब्जेक्टिव में क्या देगा? A और 1। तो क्या हो गया? टाइम कितना हो गया है? 8-1। चलो ठीक है,
बहुत अच्छा जा रहे हैं आज हम लोग। HCF बराबर क्या हो गया, ए और 1, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमको बताइए कि HCF ए और ए का HCF क्या होगा। मान लेते हैं कि हम बोलें कि 6 और 6 का HCF, 7 और 7 का HCF है कि नहीं, 7 और 7 का HCF, या 1 और 1 का HCF, या 8 - 8 का HCF, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा संख्या, ठीक है। 8 और 8 का HCF क्या होगा, क्या होगा HCF, हाँ 1 क्या होगा। हम बोलेंगे कि ए और ए का HCF बताइए तो क्या होगा, या फिर पूछेंगे 6 और 6 का HCF बताइए तो क्या होगा। फिर से गौर करो, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है जो दी गई सभी संख्या को काट दे। इसका मतलब दोनों में मौजूद होना चाहिए, दोनों में मौजूद होना चाहिए। तो बताओ ऐसी कौन सा संख्या जो दोनों में मौजूद है, ए है। जब तक परिभाषा याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको सोचना पड़ेगा, है ना, नहीं समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब खुद में गौर करो ना बाबू, 6 है और 6 का HCF निकालना है तो 6 एकम अंतिम भाजक ए है हमारा, तो ए एकम तो अंतिम भाजक कौन हुआ मेरा, शेषफल जब 0 होता है तो अंतिम भाजक क्या हो जाता है हमारा, तो ए और ए क्या हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ए और 0 का HCF बताइए, ए और 0 का ऐसा कभी नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं देगा, ये गलत क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है। अगला HCF बताना है आपको, अरे तरह हम गलत बता दिए। इसका क्या होगा, ए और 0 का HCF क्या होगा, ए होगा। देखो कैसे, कितना बार में 0 आएगा, 0 बार में ए 0 क्या हो जाएगा, 0, शेषफल क्या आ गया, भाजक हमारा क्या हो गया, अंतिम भाजक क्या हो गया। अगर हम बोलेंगे ए से भाग देना है 0 में, ठीक है, तो क्या होगा, समझ में आया, तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए हो गया, ये क्या हो गया। क्लियर है, ये 3 बात आपको हमेशा याद रखना। कितना बात, ठीक है। आते हैं हम पहुंचा करके, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, देखते रहना है बोर्ड को, याद करना है। देखो इधर क्या बताएं, ये तीनों पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ए और 0 का HCF क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, हमसे गलती क्यों हुआ। फिर से इसका HCF बोलिए क्या होता है, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो आप गौर कीजिए कि ए में भी ए है और 0 में भी, तो क्या ये ए को भी नहीं काट देगा और 0 को भी नहीं काट देगा, काट देगा ना। तो 0 में तो हर संख्या मौजूद है और लिखाए भी थे कि कोई भी अशून्य पूर्णांक 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, है ना, 0 और 8 को विभाजित कर देगी। 9 है तो 0 और 9 को विभाजित कर देगी। यानी कि कोई भी अशून्य पूर्णांक अगर ए है तो 0 और ए को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो HCF में क्या है आपका, इतना ही है। ऐसे तो बहुत कुछ जानना है। और देख लीजिए थोड़ा सा, एक चीज़ और, LCM को HCF से गुना कीजिएगा ना तो पता है कैसा आंसर आएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने, आप लोग करके देखिएगा कि ये 2 संख्या है, ठीक है, ये 2 संख्या का एक बार HCF निकालिएगा, एक बार LCM, होमवर्क लिखिएगा, ठीक है। ये क्या है, 10 गो 2 ही संख्या वाला लेना है, अपने मन से 2 संख्या को लिख लेना है, 2 गो 10 20 ऐसा कर लेना है, और उसके बाद दोनों का LCM निकालना है और दोनों का HCF निकालना है, और देखना है कि क्या उसका LCM को क्या उसके HCF से गुना करते हैं तो क्या वही दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, होमवर्क समझ में आ रहा है। LCM निकाल लेगा, 2 संख्या लिखेगा तुम अपने मन से, उसका LCM निकाल लेना,
उसका HCF निकाल लेना, फिर LCM और HCF को गुना करके देखना क्या वह बराबर होता है दोनों संख्या के गुना के। नहीं समझ में आया इरफान बाबू? समझ में आया क्या करके देखना है? तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन बनाना है। होमवर्क लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये होमवर्क है HW। ठीक है, तो LCM और HCF के लिए क्या हो गया, यही है। इसका फोटो खींच लेते हैं, मिटा लेते हैं। चलो इधर ध्यान दो। अगला चीज़ ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं गया, ठीक है, पर आपको किताब में दिया हुआ। मेरा काम है हर किताब वाले चीज़ को पढ़ा देना। किताब में आवे एग्ज़ाम में आवे ना आवे उससे हमको कोई मतलब नहीं। और आप लोग का काम है कि हर चीज़ को रट जाना है, आवे चाहे ना आवे। जो आवेगा सो बनाएगा, जो नहीं आवेगा सो नहीं बनाएगा। ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट को और बढ़िया करेगा। ठीक है, याद करना कि एक बात बोले थे कि जब A और B स्थिर है, A और B स्थिर है, तो भागफल Q और R भी क्या होता है, स्थिर होता है। ये बात लिख देते हैं। जब भाज्य, समझाएंगे अभी, ध्यान देना। जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, तो भागफल और शेषफल भी स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है। ये आपका हो गया क्या चीज, पॉइंट जो आप लिख सकते हैं। जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल भी। इसको समझिए क्या बोलना चाह रहा है ये बात। जैसे कि अगर ये 5 ही है और ये 21 है, अगर हम ये भाज्य जो है इसको क्या कहेंगे, भाज्य, और ये क्या है, भाजक है। अगर भाज्य हमारा और भाज्य फिक्स है ऐसे, तो 5 चौके 20, रिमाइंडर क्या आएगा, शेष। भागफल क्या आएगा। अगर हमेशा यहाँ 5 और हमेशा यहाँ 1 देंगे तो आप याद रखिएगा कि हमेशा यहाँ पे 4 और 1 ही आएगा। हमेशा भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में 1 आएगा। ये बात कहना चाह रहा आपको, ये वाला चीज़। ठीक है, अगर भाज्य और भाजक स्थिर है, यानी कि हमेशा ये और ये यही है कांस्टेंट, तो भागफल और शेषफल भी स्थिर रहेगा। भागफल भी 4 हमेशा आएगा इसमें और शेषफल भी। यानी कहने का मतलब जाने अनजाने में ये क्या कह रहा है देखो, जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है, जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है तो भागफल और काहे बतिया रहा तुम लोग हो, हाँ, भागफल और शेषफल क्या होता है, वही बता लिखेंगे बार बार। शेषफल अद्वितीय, यानी कि यूनिक, यानी कि दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय होता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। अब आपको क्या कहना है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए। सिद्ध करें कि जब भाज्य और भाजक, याद हो गया होगा सबको, इतना बार लिखें तब, स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल, तो भागफल और शेषफल क्या होता है, शेषफल यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। सिद्ध करना है आपको। तो जब सिद्ध करना है तो इसको पता है कैसे सिद्ध करेंगे, विरोधाभास से। कैसे सिद्ध करेंगे,
विरोधाभास से। हम आपको बताए थे विरोधाभास की कहानी। किसी भी चीज़ को अगर सिद्ध करना होता है, अगर विरोधाभास से सिद्ध करने का मन है तो उससे जस्ट उल्टा मानते हैं। क्या मानेंगे? हम जानते हैं कि भाज्य और भाजक जब स्थिर होता है ना तो भागफल और शेषफल भी क्या होता है? स्थिर होता है। हमको पता है, पर इसका उल्टा मानेंगे कि माना कि जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल यूनिक। समझ में आया? हाँ, ये मानेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखते हैं, अगर भाजक को हम b कहें, भाजक को, भाज्य को a, भागफल को q और शेषफल को, ध्यान दीजिएगा सब लोग, शेषफल को r। तो बताइए कि भाग एल्गोरिथम की मदद से इसको कैसे सजा सकते हैं? a बराबर क्या हो जाएगा? BQ प्लस, a बराबर क्या हो जाएगा? BQ प्लस r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको क्या मानना है? फिर से बोलिए। सिद्ध करें कि जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल यूनिक होता है। भागफल और शेषफल, तो हम क्या कहेंगे? माना कि विरोधाभास से, क्या बोलेंगे? विरोधाभास मान लेते हैं। विरोधाभास से क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। अपना लैंग्वेज में लिखना है। माना कि बहुत सा लिखते हैं तो माना कि लिखिएगा। मान लेते हैं, है ना, मान लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना लैंग्वेज वाला बात करना है। मान लेते हैं कि जब, सब बात लिखना, सिद्धिकरण में बस खाली लिखना होता है आपको। जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है, जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है, स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल, शेषफल यूनिक नहीं होता है। नहीं, हमको तो पता है कि हमेशा यूनिक होता है कि अगर भाजक b है, भाज्य a है तो हमेशा भागफल q और शेषफल r ही आएगा। लेकिन हम मान रहे हैं कि विरोधाभास मान लेते हैं, जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल यूनिक नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है। यानी कि हो सकता है कि एगो क्यों आवे तो दूसरा क्या आ जाए? क्यों ना, ऐसा। यानी कि ये मान लेते हैं कि एक और भाग, ये क्या आ जाएगा? अगर भाजक यहाँ पर b है, भाज्य a है, भागफल क्या है? q है, और शेष क्या है? r है। तो क्या हो जाएगा? a बराबर BQ प्लस r। जहाँ क्या रिमाइंडर क्या होगा? जहाँ रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। किससे? तो भाजक से, है ना। और रिमाइंडर हमेशा बड़ा होगा, रिमाइंडर हमेशा बड़ा होगा, या रिमाइंडर हमेशा बराबर होगा किससे? 0 से। ये बात आपको क्या कर लेना है? लिख लेना। ये तो समझ में आया कि भाजक अगर b है, भाज्य अगर a है तो भागफल क्यों आएगा, शेषफल r आएगा। अब मेरे मानने के अनुसार हम माने हैं काशी कि क्यों दूसरा आ सकता है और r भी दूसरा आ सकता है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं। अब क्या? अगर भाजक a है, भाजक b है, भाज्य वही रहेगा, भाजक का भाज्य तो सेम है, a है, तो भागफल हमारा माने है ना कि दूसरा आएगा, तो मान लेते हैं कि भागफल क्या आएगा? अब क्यों डैश आएगा। क्या आएगा? क्यों डैश का मतलब बदल दिए, है ना। है ये भागफल ये, लेकिन दूसरा है। क्यों डैश का मतलब क्या हो गया? दूसरा भागफल है। और शेष भी क्या हो गया? शेष फल क्या हो जाएगा? r डैश। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना। ये मान लिया कि भाजक b है, भाज्य हमारा a हो गया, तो भागफल दूसरा क्यों डैश भी आ सकता है, और शेषफल हमारा r डैश भी आ सकता है। अब हमको कोई बच्चा बता सकता है कि ये भाजक बराबर ये b होगा कि नहीं होगा? सेम है तो है, ये भी b है, ये भी b है, ये भी a है, ये भी a है। यानी कि जो चीज़ b है वही चीज़ b है, जो चीज़ a है वही चीज़ यहाँ पर भी है। बस अंतर इस बात का है कि अगर a और b यहाँ है, और b यहाँ है, तो भागफल यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्या आ गया? क्यों डैश है। अब आप हमको ये बताइए कि हमारे अनुसार, हम जिस तरीके से जानते हैं, हमारा जो पॉइंट कहता है, उस अनुसार से क्या होगा? क्यों डैश बराबर क्यों होगा कि नहीं होगा, है ना।
हमारे अनुसार क्या होने वाला है, सोचिएगा। हमारे अनुसार तो क्यू बराबर क्यू डैश है, सेम चीज़ है। अगर तो हम जान रहे हैं ना कि जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल भी स्थिर होता है। तो हमारे अनुसार क्या होना चाहिए, क्यू बराबर क्यू डैश और आर बराबर आर डैश, ये हमारे अनुसार होना चाहिए। पर आपके मानने से कुछ नहीं होता है। आप ये बताइए कि आप क्यू डैश लिखे हैं और आर डैश लिखे हैं, तो हो सकता है कि क्यू से बड़ा हो क्यू डैश। नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है ना। ये तो मेरे अनुसार ना है कि भाई क्यू है जो वही क्यू डैश होगा, ये मेरा जिद है कि जो भाज्य और भाजक सेम होता है तो शेषफल और भागफल सेम होता है, ये मेरा जिद। हाँ, जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल भी क्या होता है, स्थिर होता है। ये पॉइंट है, इसको रट लेना, ये होता ही होता है। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि नहीं होता है। ये सिद्ध करें कि जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल यूनिक होता है। अरे क्या क्या बोल रहे हैं, यूनिक होता है। और आपको क्या करना है, सिद्ध करें कि जब भाज्य और भाजक, कन्फ्यूज कर दी, सिद्ध करें कि जब भाज्य और भाजक स्थिर होता है तो भागफल और शेषफल क्या होता है, यूनिक होता है। ये हमारा मानना है कि क्यू बराबर क्यू डैश है और आर बराबर क्या है, आर डैश। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि क्यू क्या हो, क्यू बड़ा हो क्यू डैश से, क्यू बड़ा हो क्यू डैश से, या फिर आर बड़ा, अच्छा क्यू बड़ा होगा क्यू डैश से, भागफल क्या हो गया, भागफल बड़ा है ये वाले भागफल से। गौर करो, ये वाला भागफल ये वाले भागफल से बड़ा है। तो बताइए कि रिमाइंडर कौन बड़ा होगा, आर बड़ा हो जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान दो। अच्छा, बड़ा कौन है भागफल, तुम लोग समझो इधर। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। ये हमारा मेन भाजक था, ये हमारा भाज्य था, 3 एकम 3 आया, 3 एकम 3 आया। क्या शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा। शेषफल क्या हो गया, 2 हो गया। ये हमारा क्या है, आर। अब हमारा यही रहेगा, भाजक वही रहेगा। अरे यार ऐसे नहीं समझना, ऐसे नहीं होगा। हम आपको बताए हैं भागफल छोटा होगा तो शेष क्या हो जाएगा, हमेशा शेष क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मत समझिए इसको, ऐसे समझिए कि शायद क्यों क्या हो, क्यों डैश से बड़ा हो। ठीक है, एक मानना ये होगा, दूसरा मानना होगा कि शायद क्यों जो हो छोटा हो क्यों डैश से। तो कोई एक लेकर के चलेंगे, उसी से सिद्ध करेंगे, दूसरा आप लोग घर से सिद्ध करके लाइएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। फिर से यहाँ देखिए, भाजक बी, भाज्य ए, भागफल क्यों, शेष आर। ठीक है, ये बात समझ में आया। अगर इस हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू डैश प्लस आर डैश, जहाँ क्या हो जाएगा, आर डैश हमेशा भाजक से छोटा होगा और आर डैश हमेशा 0 से बड़ा होगा। अच्छा, आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर ए माइनस बी क्यू लिख सकते हैं। आर को रोकें, बी क्यू को इधर भेजें, तो क्या हो गया, आर बराबर ए माइनस, आर बराबर ए माइनस क्या हो जाएगा। गौर करो, आर को रोके हैं, अब बी क्यू को, समझ में आ रहा है, किसको किसको नहीं समझ में आया। तो आर को रोके हैं, बी क्यू को इधर भेजें, तो क्या हो गया, आर बराबर ए माइनस बी क्यू। इस लाइन पे ज़्यादा ध्यान देना कि हो सकता है कि क्यू जो हो क्यू डैश से बड़ा हो। ठीक है, जब बड़ा होगा और इसमें अगर हम मान लेते हैं कि एक जोड़ दें, क्या क्या कर लें सर अपने से, थोड़ा सा हम रोकते हैं उसके बाद में। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर क्यू में, क्यू डैश में अगर हम एक जोड़ते हैं तो चाहे तो ये वाला क्यू क्यू डैश से बड़ा रहेगा या फिर बराबर हो जाएगा एक जोड़ने के बाद। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। चलिए अब रिमाइंडर के बात कीजिए।
अच्छा रिमाइंडर बराबर यहाँ हो गया, इतना क्लियर। अब लिखिए रिमाइंडर बराबर क्या लाएं आप, ए माइनस बी क्यू, ए माइनस बी क्यू, ए माइनस रिमाइंडर बराबर ए माइनस बी क्यू लेते आए। क्यू बड़ा है और क्यू डैश छोटा है, रिमाइंडर क्या होगा, इसका छोटा होगा और आर डैश क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, क्या होगा, अगर भागफल बड़ा है तो रिमाइंडर क्या होगा, बताए थे कि भागफल बड़ा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2 5 2 दूनी 2 5, ऐसे समझो, गलत से समझो। 2 एकम भागफल क्या है, ये वाला भागफल है, ये वाला भागफल में देखिएगा कि ये 2 और ये क्या है 1। कौन बड़ा है, किसका शेषफल छोटा है, तो भागफल बड़ा है तो शेषफल छोटा, भागफल छोटा है तो शेषफल बड़ा। भागफल क्यों बड़ा है तो शेषफल आर छोटा, भागफल क्यों बड़ा है तो शेषफल आर, भागफल क्यों डैश बड़ा है, क्यों डैश तो आर डैश, भागफल क्यों डैश छोटा ना जी, तो आर डैश क्या हो गया, क्लियर है। अब बताइए रिमाइंडर ए माइनस बी क्यू बराबर ये हो गया, ये कह सकते हैं ए माइनस क्यू के माने क्या होगा, क्यू बराबर हम क्या लिखे हैं, ये क्यू डैश प्लस 1, क्यू डैश प्लस 1। अब इसको लिखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, हम क्यू के जगह पे बैठाए हैं ए माइनस बी ठीक था, क्यू के जगह पे हम बैठा दिए हैं इसको क्यू प्लस 1 को, क्यू के जगह पे किसको बैठा दिए हैं, क्यू प्लस 1 को, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर ए माइनस बी क्यू डैश माइनस बी, आर बराबर क्या हो गया, ए माइनस बी क्यू डैश माइनस बी, आर ए बी इसमें भी है बी इसमें भी है। अच्छा ए माइनस बी क्यू डैश बराबर क्या निकाले हैं, ए माइनस बी क्यू डैश बराबर क्या निकाला है, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस आर को रोकिएगा आर डैश को, तो ए माइनस बी क्यू डैश, तो ए माइनस बी क्यू डैश बराबर क्या है, आर डैश, क्या है आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बी का माइनस बी, और इतना का क्या हो गया, आर डैश हो गया। ठीक है, अब इतना को समझिए, ना समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, पहले बोल दिए एग्जाम में नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, अब यही आपका आंसर है, अब इस पर सोचना है आपको खाली, ये आर डैश है ये माइनस बी है। सबसे पहली बात तो हम पहले लिख दिए हैं कि भाजक हमेशा बड़ा होता है आर डैश से, भाजक कभी भी शेषफल से, भाजक बड़ा है शेषफल से, ये तो लिख दिए थे, ये बड़ा है, क्या लिख दिए थे, ये क्या लिख दिए थे, छोटा लिख दिए थे, लिख दिए थे ना कि ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है। गौर कीजिए, ये बड़ा है और ये, जब ये बड़ा है और ये छोटा है और ये माइनस में है तो माइनस से छोटा जाएगा, बड़ा में से छोटा आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ कुछ भी रहे माइनस में आने वाला है। नहीं समझ में आया, ये बड़ा है और ये छोटा है, अगर तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो क्या आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। तो आप क्या कहिएगा कि रिमाइंडर जो है माइनस के बराबर है चाहे माइनस से छोटा है, ऐसा कभी हो सकता है, संभव है। हाँ, मेरा मानना गलत हो गया, कितना लड़कन को नहीं समझ में आया होगा। हाँ, समझ में नहीं आया ना, तो इसको 4 मरतबा बनाना है, इस चीज़ को, इसको क्या करना है, कल 4 मरतबा बना के आइएगा। हाँ, 4 मरतबा इसको बनाना, जैसे जैसे ना उतारा हुआ वैसे ही बनाना, फिर हम तुमको कल फिर से बता देंगे, एक बार फिर से बता देंगे, पूरा क्लियर होना चाहिए, एक चीज़ के चलते दिमाग में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये तुम इसको एकदम जैसे है ना वैसे तुमको 4 मरतबा खाली रट के आना है, उसके बाद तुमको सारा मतलब बताएंगे। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, लास्ट वाला बात इतना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, बाकी ये तो ऊपर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आपका क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया है थ्योरी पार्ट। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है इसलिए मेरा मानना गलत है। और ये बैठो, काहे खड़ा हो जाता है जी, मेरा मानना क्या है, गलत है, ठीक है। चलो।